तो अमित जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ जाता हूँ, क्योंकि जो है लगातार दर्शकों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं यहाँ पर। तो एक सवाल मैं आपसे ये चाहूँगा यहाँ पे कि स्टर्लिन और विल्सन में क्या करें। यहाँ पे सोनू जी का एक सवाल है। सर, आपकी क्या सलाह रहेगी स्टर्लिंग एंड विल्सन पे? अब पहले एक बाजार का ओवरव्यू ले लेते हैं, उससे क्या होगा बाजार। हाँ सर, बल्कि मैं आ ही रहा था, लेकिन चलिए आप दे दीजिए। देखिए बाजार अभी 24,440 के आसपास चल रहा है। इनफैक्ट हमें लग रहा था कि जो पॉजिटिव मोमेंटम ट्रिगर हुआ था वो सस्टेनेबल रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो अभी फ्रेश मंदी यहाँ से तो ट्रिगर होने की संभावना कम है, लेकिन अगर 24,100 का आंकड़ा कट जाता है तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच अपनानी चाहिए। 24,100 के नीचे बाजार में वापस से वीकनेस ट्रिगर होती हुई नजर आ सकती है। अगर कोई शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अपने पुराने शोज को देखकर कहीं कोई पोजीशन बिल्टअप करा है और उसको 2-3% का गेन मिलता है तो वो लावमाल करते रहना चाहिए। ओवरऑल 24,500 550 के ऊपर एकदम से इमीडिएटली सस्टेनेबल रहे, इसकी उम्मीद कम है। तो और या फिर दूसरा विकल्प ये है कि 24,100 तक आप अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करके अपनी तेजी को कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन 24,100 के नीचे तेजी नहीं रखनी है। और दूसरा अपना स्टॉक है स्टर्लिंग जी। तो स्टर्लिंग मेरी स्क्रीन पर ही नहीं आ रहा सर। स्टर्लिन विल्सन नहीं आ रहा, तो चलिए कोई नहीं। हम लोग हाँ सर, स्टर्लिंग आ गया दे देता हूँ व्यू। 220 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है इसमें एक तेजी का मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। 216 रुपए के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आ रही तब तक कोई दिक्कत नहीं है। 222 का एक छोटा सा हर्डल है। 223 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग बाजार को 233 रुपए तक पुश दे सकती है। तो अभी करंट मार्केट प्राइस में खरीदना तो थोड़ा सा जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन अगर ये 200 रुपए के आसपास 198 199 के आसपास मिले तो वहां पर पोजीशन बिल्टअप करी जा सकती है, हालांकि वो भी बहुत नीचे है। इनफैक्ट 298 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से आज की क्लोजिंग 215 के ऊपर की होती है तो यहाँ पर एक BTST बनता है। 215 रुपए के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो बाय करना है। 210 का स्टॉप लॉस होगा, 220 और 225 और 235 तक के टारगेट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो सलाह यहाँ पे आ गई है, यहाँ पे स्टर्लिन विल्सन को लेकर और मार्केट को भी लेके। प्रदीप सर, क्या स्थितियाँ बन रही हैं वहाँ पर पश्चिम बंगाल में? क्या दीदी खेल वो करेंगी इस बार भी कुछ, या फिर नहीं? क्या स्थितियाँ बन रही हैं सर वहाँ पर? सर पॉलिटिक्स को लेके मैं कुछ नहीं पॉलिटिक्स को लेके कुछ कवर ववर तो वैसे करते होंगे आप वहाँ पर? जी देखिए, मेरा प्रेडिक्शन नहीं है इस बार भी दीदी रहने वाला है। जी। क्योंकि यहाँ पे जो बीजेपी है, ऑब्वियसली बीजेपी अभी अभी अमित शाह जी तो लास्ट 15 दिन से कोलकाता में ही है, एंड प्रधानमंत्री जी भी बहुत बार जा आ रहा है। लेकिन ग्राउंड लेवल्स पे अगर देखा जाए तो संगठन एक्चुअली बीजेपी का बहुत वीक है। एंड मुझे लगता है, ये मेरा प्रेडिक्शन है पॉलिटिक्स को लेके, मुझे लगता है कि फिर से इस बार भी दीदी सीएम होने वाला है। अच्छा, दीदी सीएम होने वाला है। पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं सर अंशु जी? पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं हल्दर जी। क्या बात कर रहे हैं आप? पॉलिटिकल ये तो आपने एक्सक्लूसिव खबर दी है सर। हल्दर साहब पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने की तैयारी में लग रहा है, कोई न ऑफेंड न डिफेंड। हाँ, अरे लेकिन एक बात देखिए हल्दर जी, देखिए इन्फ्लुएंसर तो आप बन ही गए हैं सर, मार्केट एक्सपर्ट, बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट आप हैं भी। तो ये बताइए, अगला पड़ाव फिर यही है कि सर जो इलेक्शन लड़े जाएं, चुनाव लड़े जाएं? पॉलिटिक्स को लेके सर कोई व्यू नहीं, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में को बहुत ही क्लोजली ट्रैक करता हूँ, और स्पेशली कोलकाता में तो अभी इलेक्शन है। मतलब जो जिस तरीके के सिचुएशंस चल रहा है, इलेक्शंस कमीशन वर्सेस ममता दीदी, मतलब लेकिन ममता दीदी को हराना यहाँ पे बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, क्योंकि उनका ग्राउंड जो कर्मी दो लोग रहता है ना, बहुत टफ है यहाँ पे उनको हराना। मतलब मैं तो ये बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूँ, अब देख लेना बाद में, हो सकता है कि मैं बाद में मेरा प्रेडिक्शन गलत भी हो जाए, लेकिन 90% 95% चांसेस है फिर से ममता दीदी का गवर्नमेंट ही आने वाला है। बीजेपी यहाँ पे आ नहीं पाएंगे। और जो मेन ममता दीदी का जो मेन घर है भवानीपुर, एंड भवानीपुर से भी ममता दीदी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी जी का प्रेडिक्शन वहाँ पे भी यही है, वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी जीत नहीं पाएंगे, वहाँ से भी ममता दीदी जीतेंगे। चलिए ठीक है सर, देखते हैं चुनाव के नतीजे किस तरीके से आते हैं। लेकिन हाँ, ये अंशुल सर का जो स्टाइल है ना, ये हाथ रख के बोलने का, एकदम पीछे से कमेंट्री करने का, सर हम लोग बचपन में जो करते थे क्लासेस के, वैसे तो बिल्कुल ये बात सही कहे थे उस दिन रचित सर कि अंशुल सर का जो एक अलग रूप है वो आपने अभी देखा नहीं, जब देखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन हाँ, धीरे धीरे करके जब शो करता रहूँगा तो मुझे लगता है कि अंशुल सर के और भी जो
आप लोग बड़े हो गए, मैं अभी भी बच्चा ही है। बिल्कुल सर, मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन हाँ ये बात ठीक है। और बचपना रहना भी चाहिए इंसान के अंदर, बचपना रहता है तो फिर दिमाग भी एकदम बढ़िया तरीके से चलता है। अच्छा अंशु सर, एक सवाल है यहाँ पर, लेकिन मैं उसके बाद जियो फाइनेंशियल, येस बैंक, बहुत सारे नतीजे आ रहे हैं तो उसके ऊपर भी फटाफट से चर्चा करते हुए चलेंगे, समय की यहाँ पे अभाव है। लेकिन क्वेश्चन को मैं बाद में लेता हूँ। सबसे पहले हम लोग जियो या फिर येस बैंक की बात कर लेते हैं। येस बैंक के नतीजे एक बार लेकर आते हैं यहाँ पे और दर्शकों को बताते हैं येस बैंक के नतीजे यहाँ पर कैसे रहे, यहाँ पे आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए येस बैंक के लिहाज से। तो आप ये देखिए नेट प्रॉफिट जो है वो 45% बढ़ता हुआ दिखा है यहाँ पर। अगर आप एनआईआई की बात करें तो 16% जंप आया है साल दर साल के हिसाब से। अगर आप यहाँ पे क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 0.3% से घटकर जो नेट यहाँ पर जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो 0.2% पर आ गए हैं। जीएनपीए देखें, ग्रॉस एनपीए देखें तो 1.5% से घटकर 1.3% आ गए हैं। प्रोविजनिंग में एक अच्छा गैप जो है वो दिखता है, 318 करोड़ से घटकर ये 187 करोड़ पे आ गए। लेकिन दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ज़रूर जाननी चाहिए। एक तो रिटर्न ऑन एसेट जो है 1% के आसपास आ गया रिटर्न ऑन एसेट। 2020 के पहले आप समझिए 1% हुआ करता था, उसके बाद से काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिला, लेकिन वापस जो है कंपनी या फिर कहीं बैंक ने 1% रिटर्न ऑन एसेट जो है वो एक्वायर किया है कि कितना मुनाफा कंपनी कमाती है एसेट्स के लिहाज से। दूसरी चीज़ जो प्रोविजनिंग को लेकर खबर आई है कि एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग जो है वो 341 करोड़ की भी की गई है। अब मैं यही समझना चाह रहा हूँ यहाँ पर अंशुल सर, कैसे देख रहे हैं येस बैंक? बहुत समय हो गया, दर्शक परेशान है। सुमितोमो मुत्सुई ने हिस्सेदारी खरीदी, उसके बाद था कि भाई चलो जापानी यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ती हुई दिखी है तो बैंक भागेगा, लेकिन वो भागा नहीं, ठंडा रहा। क्या आपको लग रहा है कि ये यहाँ से स्ट्रेंथ मिलेगी? अच्छा देखिए, अगर मंथली चार्ट पे आप देखेंगे यस बैंक को 16% गिर के एक बेरिश बार बनी थी, और करंट मंथली बार में देखेंगे तो इस बार को रिवर्सल दे रहा है। आउटसाइड बार रिवर्सल कह सकते हैं या फिर कंप्लीटली रिवर्सल है, और 10-20 मंथ मूविंग एवरेज को ब्रीच कर रहा है। तो स्लो एंड स्टडी 24 रुपए, और अगर खिंचा तो 50 मंथ मूविंग एवरेज 27 रुपए तक जा सकता है। बट अगर मुझे ये रिवर्सल पैटर्न ट्रेड करना ही है तो मैं जाके इतने वीक काउंटर जहाँ की इतनी ओवरहेड सप्लाई बिल्ड है, 490 रुपए से 5 रुपए तक आया, तो मैं इस ओवरहेड सप्लाई बिल्ड वाले काउंटर में क्यों करूंगा? मैं जाके आईसीआईसीआई बैंक में कर लूंगा जहाँ सिमिलर पैटर्न है मंथली चार्ट पे, नियर ऑल टाइम हाई। तो अगर चला, मतलब मार्केट में थोड़ी भी स्ट्रेंथ आई या बैंकिंग स्पेस में थोड़ी भी स्ट्रेंथ आई, तो यस बैंक आपको जब छोटा सा रिटर्न देगा, आईसीआईसीआई बैंक आपको ऑल टाइम हाई क्रॉस करके 1700 रुपए निकल जाएगा। सिमिलरली एक्सिस बैंक में यही वर्टिकल रिकवरी है, मंथली चार्ट पे सेम पैटर्न है, लेकिन ऑलमोस्ट एट ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई एक्सिस बैंक का 1418 है और अभी 1364 रुपए चल रहा है। 40-50 रुपए नहीं, मतलब 3-4%, 5% भी नहीं रह गया ऑल टाइम हाई से। तो अगर मुझे कोई रिवर्सल पैटर्न ट्रेड करना ही है ये वाला, तो मैं आईसीआईसीआई या एक्सिस बैंक पे कर लूंगा। बट अगर आपको कंपल्शन है, डॉक्टर ने पर्ची पे लिख के दिया है कि नहीं आपको सुबह शाम यस बैंक ही करना है, तब फिर रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हो रहा है, आपको यहाँ से 4 से 7 रुपए की अपसाइड मिल सकती है। इतनी मरी हुई अपसाइड मिलेगी कि आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। तो मैं कंप्लीटली अवॉइड करूंगा, बट 24 से 27 रुपए जाते हुए दिख रहा है। 24 से 27 रुपए जाता हुआ दिख रहा है ये आपके यहाँ पे जो है संभावना दिख रही है यहाँ पे। लेकिन जो आपने पर्ची की बात की सर, कई हैं ऐसे निवेशक जो पर्ची पे लिखवा के लाते हैं। आप देखिए वोडाफोन आइडिया की बात कीजिए और उसके सामने एयरटेल का बात कीजिए। एयरटेल ने बहुत अच्छा पैसा बना के दिया, लेकिन वो वोडाफोन आइडिया की जो लत है वो छूटती नहीं है यहाँ पर। तो वो स्थितियाँ हैं बिल्कुल। जियो फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं। जियो फाइनेंशियल के नतीजों को एक बार लेकर आते हैं यहाँ पे। जियो फाइनेंशियल, क्योंकि दर्शक जो है इसमें भी उम्मीद जता के बैठते हैं, रिटेल पार्टिसिपेशन अच्छा खासा रहता है यहाँ पर। वो मानते हैं कि भाई इसमें भी एक अच्छा नंबर आएंगे, मुनाफा बनेगा, रिटर्न बनेगा। लेकिन आप देखिए नेट प्रॉफिट में साफ तौर पर डिप आया है। टोटल इनकम में एक अच्छा जंप, डबल हो गई है टोटल इनकम। टोटल एक्सपेंसेस की बात करें 168 करोड़ से ये देखिए बढ़ गए हैं, काफ़ी बड़ा यहाँ पर जो है टोटल एक्सपेंसेस जो है 720 करोड़ आया। डिविडेंड जो है वो एक हल्का सा यहाँ पर दिया गया है, करीब 60 पैसे के आसपास का। लेकिन इसमें जो समझने वाली बात यह है कि जो लोन डिसबर्समेंट है उसमें 49% का जंप आया है। यहाँ पे लोन डिसबर्समेंट का नंबर अच्छा है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट है। इसके पीछे की एक वजह यहाँ पे ये भी है कि जो जियो पेमेंट बैंक है, जो इसकी सब्सिडरी है, वो घाटे में है। यहाँ पे वो कंपनी जो है लगातार उसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है। यहाँ पे एयूएम लोन डिसबर्समेंट बढ़ रहा है। इंश्योरेंस जो सेक्टर है उसमें कंपनी की जो कमाई है वो डबल होती हुई दिखी है। एआई आधारित कंपनी कर रही है कि इस तरीके से पूरा फाइनेंशियल सिस्टम बना दिया जाए जियो फाइनेंस का, पूरे तरीके से एआई के हिसाब से चल सके। यहाँ पे मैं दोनों की प्रतिक्रिया चाहूँगा यहाँ पे। एक तो अमित सर, आपकी जियो फाइनेंस को आप कैसे देख रहे हैं? यहाँ पर आपकी क्या सलाह रहेगी? क्योंकि आज भी देखिए बाजार में गिरावट है, इस नंबर को जो है बाजार ने पसंद नहीं किया, 2% टूट गया ये स्टॉक। कितना और डाउनफॉल दिख रहा है यहाँ पे? क्या वापस बाउंस बैक आएगा कि नहीं?
मुझे ऐसा लगता है कि हर जी की ये अक्टूबर नवंबर तक एक बार के लिए 181 182 के आसपास का आंकड़ा मिल सकता है। अगर वो आंकड़ा मिलता है तो वहां पर इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। यानी इन्हें वे 200 एक सॉरी 180 190 180 178 का मंदा नहीं लगता है। तो करंट मार्केट प्राइस में थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लगता है एज पर टेक्निकल्स, नॉट एज पर वैल्यूएशन और फंडामेंटल। तो 180 181 के आसपास मिले तो वहां पर घात लगा के रखिए, वहां पर इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। यहां पर लेते हैं तो पेशेंस रखना पड़ेगा। लोअर लेवल पे वहां से अगर कोई डिप मिलती है तो आपको एड ऑन करते रहना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए ठीक है, लेकिन अगर कोई मोमेंटम शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए अगर कोई पोजिशन बिल्डअप करना चाहते हैं और सोच रहे हैं 10-20% का गेन मिल जाए, उसकी पॉसिबिलिटी इमीडिएटली कम लगती है हर जी। ठीक है, यानी कि गिरावट की स्थिति बनती हुई दिख रही है यहाँ पर अभी जी। आपको, और डाउनफॉल दिख सकता है। ठीक है, चलिए हफ्ते तेजी से- 4 से 6 महीना वेट करेंगे तो एक बार लोअर लेवल, एक बार डिप मिलनी चाहिए। ठीक है, अब तेजी से हम लोग तो बहुत सारे स्टॉक्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ग्रो की बात कर लेते हैं। ग्रो में आज फिर तेजी है, ग्रो रडार पे आपको रहना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ग्रो के आज है नतीजे, तो रिजल्ट्स आएंगे उसके ऊपर बाजार जो है वो रिएक्ट करेगा, लेकिन उससे पहले ही रिएक्ट कर रहा है। करीब 3% के आसपास की तेजी है। प्रदीप जी, ग्रो में क्या स्थिति दिख रही है आपको? आज सुबह देखिए तेजी में खुला था, लेकिन अब डाउनफॉल इसमें देखने को मिल रहा है। देखिए, ग्रो जब से लिस्ट हुआ है तब से हमारा इसमें बाई कॉल ही है और फंडामेंटल टीम से भी कवरेज है, और इसमें हमारा क्लाइंटों के पास पोजीशन हो सकता है, डिस्क्लेमर है। एंड इसका टारगेट इमीडिएट लेवल पे 240 टू 50 के रेंज पे होना चाहिए, और रिसेंटली हमने बाई कॉल भी दिया था, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगर बाई चांस मान लीजिए रिजल्ट में थोड़ा बहुत कुछ खराब हो जाता है और 180-85 तक भी आ जाता है, तो भी इसमें हमारा व्यू चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि हमारा बाई कॉल वो 115 120 से स्टार्ट हुआ था। 140 150 से भी हमने बहुत बार मल्टीपल टाइम डिस्कशन किया है। 240 250 जाने के लिए रेडी हो रहा है। एक लॉन्ग टर्म थीम है, बने रहना चाहिए। अगर किसी के भी पोर्टफोलियो में है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मैं तो 145 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पसंद करूंगा, और पूरा लॉन्ग करने में मैं इंटरेस्टेड हूँ जी। ठीक है, लॉन्ग करने में आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे, तो ये जो है ग्रो को लेकर सर आ रही है कि भाई ग्रो इसमें और होगा आपका पैसा, जो यहाँ पे प्रदीप सर की तरफ से राय आ रही है। सुजलॉन पे क्या किया जाए अंशुल सर? सुजलॉन ने बड़ी पिछले हफ्ते बहुत आस जगाई यहाँ पर, और दर्शकों को लगा, निवेशकों को लगा कि भाई अब वो पुराने दिन जो अच्छे दिन है वापस लौटते दिखेंगे, लेकिन आज जो है इसमें करीब 2% के आसपास का डाउनफॉल है। कहाँ कौन से लेवल्स पे अटक गई है कृपा? सर देखिए, 37.90 अपना टारगेट था जो कंप्लीट हुआ, और 209 दिन में 48% गिरा है। तो 48% गिरने के बाद पुल बैक आती है, जनरली 50% रिट्रेस करता है पूरे फॉल का, जो कि लेवल था 53 रुपए। तो वहां पे फ्राइडे के सेशन में आ चुका है। अब जब तक 53 53.5 के ऊपर नहीं क्लोज करता है, बल्कि टू बी प्रिसाइज 55.15 इसके ऊपर नहीं क्लोज करता है, फर्दर अपसाइड बनना मुश्किल है। मोस्ट लाइकली नीचे में पहले आपको 48 से 46 के लेवल मिलेंगे। अगर 46 नहीं प्रोटेक्ट हुआ तो वापस से सेल साइड एक्टिव हो जाएगा 35 तक के लिए। तो अगर आपके पास लॉन्ग है तो इसी जोन में स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 46.6 के नीचे क्लोजिंग पे कंप्लीटली एग्जिट करना है, बल्कि अगर रैलीज में स्ट्रेंथ में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा माल छोड़ेंगे, वो भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। दूसरा, अभी ये जियो फाइनेंस पे जैन साहब ने कहा कि खात लगा के बैठना चाहिए, तो इस पे मैं कहूंगा खात लगा के हम बैठेंगे। काफी कुख्यात किस्म के एनालिस्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे अच्छा भेल की बात भी कर लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पे भेल को अगर हम लोग देखें, क्योंकि क्वार्टर अपडेट भी आए हैं यहाँ पर, और क्वार्टर अपडेट का असर साफ तौर पे स्टॉक में देखने को मिला। 8 दिन के अंदर 35% स्टॉक भागा है, 21 मंथ के हाई पे पहुंचा है, और ब्रोकेज जो है काफ़ी पॉजिटिव है। आज भी देखिए 5% के आसपास की तेज़ी स्टॉक में साफ तौर पे देखने को मिल रही है। अगर इसके आप अपडेट, बिजनेस अपडेट को देखें तो वो काफ़ी बेहतर स्थिति में दिखते हैं। जो टर्नओवर है कंपनी का, अगर आप हिसाब से देखें तो वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिखा है, 18% के आसपास का है। ऑर्डर बुक जो है 2.4 ट्रिलियन के आसपास जो है वो पहुंचती हुई देखिए। 75,000 करोड़ के आसपास के ऑर्डर हासिल हुए हैं यहाँ पे। ऑर्डर बुक 2.4 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं यहाँ पे, और जाहिर है इसका असर स्टॉक पर देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में करीब 16,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर जो हैं वो कंपनी को मिलते हुए दिखे हैं यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी ने लगभग यहाँ पर 8.9 गीगावाट पावर क्षमता को ऑपरेशन भी किया है। प्रदीप सर, आप कैसे देख रहे हैं भेल को, और क्या ये जो तेज़ी है अभी आगे भी जारी रहेगी? क्योंकि बहुत सारे ब्रोकरेज की रिपोर्ट में देख रहा था 350 से लेकर 400 तक के टारगेट्स दिए जा रहे हैं इसमें। जी बिल्कुल हर्ष जी, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लगता मुझे इस पर्टिकुलर स्टॉक में।
और ऑलरेडी इसमें हमारा रिकमेंडेशंस क्लाइंटों के पास है, जो डिस्क्लेमर है उनके पोर्टफोलियो में हो सकता है बहुत जल्दी आपको ये स्टॉक मुझे लगता है कि एक बार 356 उसके बाद 380 तक आपको करेंट जोन से भी आते हुए दिखाई देंगे। अगर किसी के पास पोर्टफोलियो में है, आप 310 के आसपास का एक शॉर्ट टाइम के हिसाब से स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बने रहिए। इनफैक्ट अगर इस हफ्ते का क्लोजिंग 335 के ऊपर हो जाता है एक बार, तो बहुत जल्दी ये स्टॉक आपको 400 तक भी आते हुए दिखाई देंगे। होल्ड कीजिए, बने रहिए, बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ है। बहुत टाइम बाद दो दिन हो रहा है, आई थिंक 2 या 3 दिन 300 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक है, होल्ड करने की सलाह रहेगी। अंशु सर, एक रुनु चरम जी हैं, वो एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो मैं शॉर्ट 2 आंसर आपसे चाहूँगा। एक तो ये कह रहे हैं IDFC बैंक के ऊपर बताइए सर, मैंने 92 के भाव पे बाय किया है। दूसरा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो हैं वो भी नतीजे जो है वो आ जाएंगे और स्टॉक में 1 से 1.5% की तेजी है, क्या करना चाहिए दोनों स्टॉक्स में सर? अच्छा देखिए, महाराष्ट्र बैंक में तो क्लियरली मंथली चार्ट पे 216 महीने का बीसीपी पैटर्न का ब्रेकआउट है 66 रुपीज पे। इसमें 2 ही रिस्क है, एक या तो कोई स्कैम निकल के आ जाए जैसे पीएनबी या बाकी सरकारी बैंकों में आता है, वही एक रिस्क है, या फिर गवर्नमेंट बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में ओएफएस लिया है, वो एक रिस्क है। उन 2 रिस्क को अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो फिर 61 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दीजिए। 2-3 साल के लिए स्टॉक आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न दे देगा। इमीडिएटली 99 रुपए टारगेट दिख रहा है, बट जिस आपका पैटर्न बना हुआ है 150 रुपए से कम का टारगेट नहीं मिलता है। 219 महीने लगा है पैटर्न कंप्लीट करने में, तो अगर 15 से 18 कैंडल भी लगाया, 20 कैंडल लगाया, 24 कैंडल लगाया, तो भी 2 साल लग जाता है। तो 1.5 से 2 साल कम से कम, आइडियली 3 साल का समय आपके पास होना चाहिए। 150 रुपए मिल जाएगा। अगेन वो चीज याद रखिए कि अगर डिस्काउंटेड प्राइस में ओएफएस आता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी स्टॉक में। दूसरा, सेम इज विद IDFC फर्स्ट बैंक, पहला टारगेट कंप्लीट करने के बाद जो खराब न्यूज आई थी, जो भी इनका मैनेजमेंट वाला न्यूज था 23 फरवरी को, 75 का मेजर सपोर्ट था, उसको गैप के साथ तोड़ा है। तो जब तक 75 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, स्टॉक में वीकनेस बनी रहेगी। ये पुल बैक 50 डे मूविंग एवरेज तक आना था, जो आ चुका है। 68-70 इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ से ओवरहेड सप्लाई टेक ओवर अगर करती है तो स्टॉक वापस 58 आएगा, नहीं करती है तो एक बार 75 तक जा सकता है। हल्की फुल्की उम्मीद मेरे को 75 की तरफ ज्यादा है, बट 60-40 वाला रेशियो है। 60% 75 जा सकता है, 40% ये वापस 58 आ सकता है। तो होल्ड करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार 75 के आसपास सवाल पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की सलाह यहाँ पर मिल गई दोनों शेयरों के ऊपर। अमित सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा यहाँ पे अडानी पावर में आज भी तेज़ी है यहाँ पर, और क्यों पिछले कुछ समय में हमने देखा पावर स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा पावर दिखाई। यहाँ पे सुजलॉन जो है वो टूट गया, कई ऐसे स्टॉक्स जो पावर में अभी टिक नहीं पाए, लेकिन यहाँ पे अडानी पावर जो है एक अच्छी मजबूती दिखा रहा है, 3-3.5% की तेज़ी, क्या सलाह रहेगी? हर जी, लास्ट शो में विपुल जी के साथ जब हम बने हुए थे तब 197 के आसपास बाय करवाया था 205 रुपए के टारगेट के लिए। आज लगभग 205 रुपए 20 पैसे का हाई टेस्ट किया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिया हुआ था तो एक बार मुनाफा ले लेना चाहिए, और या फिर सेकंड अल्टरनेट ऑप्शन ये है कि 186 के स्टॉप लॉस से आप इसको होल्ड कर सकते हैं 220 रुपए तक के टारगेट के लिए। तो अगर कोई माल लिया हुआ है तो 186 का स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए, 220-222 तक के लिए होल्ड करा जा सकता है। और करंट मार्केट प्राइस में भी मुझे ऐसा लगता है अगर कुछ लिया हुआ था तो कुछ मुनाफा ले लेना चाहिए। ठीक है, मुनाफा यहाँ पे ले लेना चाहिए। एक और स्टॉक SCI, यहाँ पे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हम लोग बात कर लेते हैं। ज़बरदस्त तेज़ी थी इस स्टॉक में सवेरे, और उसके बाद हालांकि हल्के हल्के कूल ऑफ बहुत सारे स्टॉक हुए हैं। इसके पीछे एक फंडामेंटल खबर भी है, क्योंकि सरकार की तरफ से, प्रदीप सर मैं आपके पास आऊँगा जब दर्शकों को समझाता हूँ, फिर आपसे समझते हैं कि क्या किया जाए। सरकार ने भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल जो है BMIP जो है उसको बनाने की घोषणा की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर इस लिहाज से क्योंकि वेस्ट एशिया में संघर्ष है, और उसके हिसाब से जो शिपिंग कंपनियाँ हैं उनकी बीमा दिक्कतों को कम किया जाए, इस तरीके से सरकार ने स्टेप उठाया। यहाँ पे इस योजना को 12,980 करोड़ का जो है सरकारी सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे किस लिहाज से सपोर्ट मिलेगा, इसको आप समझिए कि 930 करोड़ का जो है फंड भी इसमें शामिल होगा यहाँ पे, और जो तमाम तरह के जो खर्च है जहाज़ों पर, जो बीमा खर्च होते हैं, उसकी 25% जो लागत है वो कम हो जाएगी। इस लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कंपनी जो शिपिंग कंपनीज है उनका खर्चा जो होता है इस लिहाज से ज़्यादा होता है। तो ये जो है हो सकता है कि 10 साल के लिए लागू हो रहा है, और हो सकता है सरकार इसको आगे भी 15 साल तक के लिए बढ़ा दें। तो प्रदीप सर, इसमें बहुत सारे स्टॉक आ जाते हैं यहाँ पे जो शिपिंग से जुड़े हैं, लेकिन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और इस पूरी थीम में अगर आपको कोई स्टॉक पसंद आ रहा हो, क्योंकि इंश्योरेंस है, GIC भी है, यहाँ पे अडानी पोर्ट्स भी है, लॉजिस्टिक के हिसाब से भी देखा जाए तो क्या आपको पसंद आ रहा है यहाँ पर?
देखिए, नो डाउट अदानी ग्रुप में अदानी पोर्ट वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट काउंटर है, फंडामेंटल भी स्ट्रांग है, तो ऑब्वियसली अदानी पोर्ट हमारा ऑलवेज फेवरेट काउंटर है। अदानी पोर्ट को तो होल्ड रखना ही चाहिए। बाकी अभी अगर हम जीआईसी देखेंगे, जीआईसी से अच्छा मुझे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एससीआई लग रहा है, एंड 309 के आसपास है। और एक घंटे का जो मूविंग एवरेज प्राइस निकल के आ रहा है पास्ट लास्ट कुछ दिनों का, वो मुझे लगता है कि 209 292 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अगर किसी ने भी बाय किया लास्ट 2 हफ्ता पहले, 1 हफ्ता पहले, क्योंकि हमने 1 हफ्ता पहले इसको कॉल भी दिया था, दोनों टारगेट ही अचीव हुआ है। और इसमें हमारा थोड़ा लॉन्ग टर्म टारगेट मुझे लगता है कि यहाँ पे 345 350 तक होना चाहिए। तो अभी अगर किसी के पास पोर्टफोलियो में है एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, एक परफेक्टली स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 292 के लेवल पे, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। करेंट जोन से बाय करना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि लास्ट वीक ऑलरेडी चला हुआ है, और जो स्टॉक ऑलरेडी लास्ट वीक 235 240 से नॉन स्टॉप 320 तक आ गया है, तो मुझे लगता है कि एक बार आपको वेट करना चाहिए हेल्दी करेक्शंस के लिए। अगर वो करेक्शंस में एक बार आपको 295 300 के आसपास थोड़ा बहुत मिलता है, आप बिल्कुल बाय करके जा सकते हैं। और अगर आपके पास 3 से 4 क्वार्टर का टाइम है, आप होल्ड कीजिए। मुझे लगता है कि ये काउंटर आपको अगेन 350 360 तक शॉर्ट टाइम में आपको आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो यानी कि इन स्टॉक्स में जो है साफ तौर पे खरीदारी की सलाह है। हमारे दर्शक जो है बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पे। एक जो दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं संतोष कुमार जी कि गुड मॉर्निंग हर्ष जी और अंशुल जी, अंबाला जी, अविनाश जी, तमाम गेस्ट जो हैं कह रहे हैं कि एमआरएफ क्या आज बाय कर सकते हैं, कौन से लेवल्स रहेंगे शॉर्ट टर्म के हिसाब से। अंशुल सर, आपके हिसाब से एमआरएफ क्या खरीदारी की सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म के लिहाज से? नहीं, मैं एक तो इसमें वॉल्यूम नहीं होता सर, 9000 का एवरेज वॉल्यूम है, तो मैं इसको ट्रैक ही नहीं करता हूँ। दूसरा, वीकली चार्ट पे 10 और 50 मूविंग एवरेज पे आके खड़ा हुआ है, जो मेजर रेजिस्टेंस है 1,40,000, तो मैं अवॉइड की सलाह दूंगा। मेरे हिसाब से नहीं बनता यार, या ये कह सकते हैं ज्यादा सही होगा, मैं इसको ट्रैक ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं पैटर्न में ही नहीं बैठता ये। ठीक है, पैटर्न में नहीं बैठते यहाँ पे। इसके अलावा एथर की अगर हम लोग बात करें तो एथर में भी जो है एक अच्छी तेज़ी आज भी देखने को मिल रही है। देखते देखते देखिए स्टॉक कहाँ भाग गया और कहाँ हम लोग देखते थे एक साल के अंदर 200% के आसपास का मुनाफा शानदार निवेशकों को यहाँ पर दिया है। अमित सर, आपके हिसाब से एथर कितनी और यहाँ पे रफ्तार बाकी? सर एमआरएफ 2029 तक 2,10,000 रुपये तक लगता है। मैं एथर पे आ जाता हूँ। एथर 745 का मंदा नहीं लगता ओवरऑल। तो अगर कहीं कोई डिप मिलती है 820 825 रुपए तक की, तो वहां पर लेना चाहिए 1000 प्लस के टारगेट के लिए। करंट मार्केट प्राइस थोड़ा महंगा लगता है टेक्निकली, तो 835 840 के आसपास अगर कोई इनकेस आज कल कुछ दिनों में अगर कोई करेक्शन ट्रिगर हो तो लीजिए। 800 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। इनफैक्ट टू बी वेरी प्रिसाइज 770 रुपए का टारगेट 1020 रुपए तक के देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, टारगेट 1020 के, यानी कि 1000 का आंकड़ा पार कर लेगा सर? ये करना चाहिए सर, करना चाहिए यहाँ पे। प्रदीप सर, 2 स्टॉक्स हैं, एक ज्योति सीएनसी, आज बड़ी अच्छी रफ्तार पकड़ी है इसने ज्योति सीएनसी में, और दूसरा जो ग्रेविटा ये बेसिकली अच्छी तेज़ी दिखा रहा है, काफ़ी अच्छी। तो इन दोनों शेयरों में क्या करना चाहिए? देखिए, ग्रेविटा में मुझे लगता है कि आप बिल्कुल बने रहिए। एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए 1320 के आसपास, एंड लॉन्ग टर्म वाला थीम है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। और ज्योति सीएनसी का स्टॉप लॉस होगा ऑलमोस्ट 706 के आसपास, एंड बने रहने का सलाह होगा। फ्रेश बाई करने का सलाह अभी नहीं है, क्योंकि ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में ही है, नेगेटिव ट्रेंड में ही है। बीच बीच में थोड़ा बहुत बाइंग आता है, लेकिन वो मैच्योर वायर नहीं है। कहीं ना कहीं हायर टाइम फ्रेम में फिर से जाके सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल ट्रेंड खराब होने के चलते मैं एक बार अवॉइड करना पसंद करूंगा ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन। बहुत सारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं। आईडीएफसी के ऊपर तो चर्चा हो गई, अडानी पावर के ऊपर चर्चा हो गई, यहाँ पर सुजलॉन के ऊपर चर्चा हो गई, जो सवाल देख रहे हो जीएमडीसी के ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा कर ली। थोड़ा सा आप रिवाइंड करके देखेंगे तो सवाल जो है वो मिल जाएगा। अंशुल सर, एसबीआई में आज जान है, यहाँ पर जो नतीजे जो हैं, नतीजों से पहले जो है बहुत सारे सरकारी स्टॉक्स में जो है हल्की हल्की बढ़त दिख रही है। यहाँ पे 3.5% की तेज़ी है सर, काफ़ी समय बाद फिर वापस से एक अच्छा कमबैक स्टॉक ने किया है। यहाँ पर क्या आपको लग रहा है यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इस बार नतीजों को आउट परफॉर्म करते दिख सकते हैं? क्योंकि पिछली बार की जो कमेंट्री थी मुझे याद है वो काफ़ी बेहतर दिख रही थी सर। कैसे आप देख रहे हैं इस शेयर को, कहाँ पर स्ट्रेंथ दिख सकती है, कहाँ तक? सर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा। सुबह टाई लगा के बाई दिया है 1092 में, 1120 का टारगेट है, तो अभी टाई लगा के 1020 में प्रॉफिट बुकिंग सजेस्ट करूंगा। तो फ्रेश बाई बोलना गलत हो जाएगा, बट स्टॉक स्ट्रक्चरली
7 दिन का, अगर आप 75 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा एक अप ट्रेंड पैटर्न का ब्रेकआउट है, और इस ब्रेकआउट में ये स्टॉक आराम से 1120 1130 ये रेजिस्टेंस जोन है, इसको टेस्ट कर सकता है, जो ऑलमोस्ट टेस्टेड है। तो अब रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए मैच नहीं करेगा। मैं खुद अभी थोड़ी देर बाद प्रॉफिट बुकिंग सजेस्ट करूंगा 1120 का जब टारगेट हो जाएगा। 1119 का तो हाई बन ही चुका है, तो फ्रेश बाइंग अवॉइड करना चाहिए। बाकी स्ट्रक्चर अच्छा है, जब नेक्स्ट कंसोलिडेशन बनेगी 3 से 5 दिन की, तब जरूर दोबारा बाइंग बनेगी 1199 तक के लिए। बट एक पिलर टू पोस्ट मूव कंप्लीट हुआ है, वापस कंसोलिडेशन का हम वेट कर रहे हैं। ठीक है। अरे प्रदीप सर, हमारे शो का रिवाज है सर कि आते हैं तो कुछ तो देख के जाते हैं सर, तो कुछ बताइए स्टॉक्स सर, सजेस्ट कीजिए हमारे दर्शकों के लिए। जी देखिए, मुझे टाटा पावर का चार्ट बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मुझे लगता है कि टाटा पावर हम डेफिनेटली बाई करके जा सकते हैं। थोड़ा अगर पोजिशनल व्यू रखेंगे तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको 445, उसके बाद 475 480 तक भागने के लिए रेडी हो रहा है। टाटा पावर बहुत ही प्रोमिनेंट स्टॉक है, बहुत टाइम बाद ये 410 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। इनफैक्ट 410 के ऊपर आई थिंक आज 4 से 5 दिन है सस्टेन हो रहा है। 411 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और बिल्कुल यहाँ से बाय करके जा सकते हैं। 445 उसके बाद ऑलमोस्ट 478 480 तक जाने के लिए पोटेंशियल इसमें है शॉर्ट टाइम में। ठीक है, तो एक तो टाटा पावर हो गया सर। कौन से टारगेट्स दिए आपने टाटा पावर के? टाटा पावर सर, हाँ टारगेट सर। टारगेट सर 445, उसके बाद 478 तक। 478 तक, ठीक है। तो मुझे लगता है अंशुल सर को भी जाना है और प्रदीप सर को भी जाना है। सबसे पहले अंशुल सर एक बार डिस्क्लेमर प्लीज शेयर कर दीजिए। सर, जितने भी स्टॉक्स पे बात हुई है कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन कंपनी, क्लाइंट्स और दर्शकों के पास जरूर पोजीशन हो सकती है, बट किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो अगेन जो सलाह आपको दी है वही सभी को दी है। ठीक है, प्रदीप सर आपकी तरफ से डिस्क्लेमर। जी देखिए, जितने भी स्टॉक्स को एंड इंडेक्स को लेके मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक्स पे मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं होता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा ही कुछ राय हम क्लाइंटों को भी देते हो सकते हैं। कुछ कॉल उनके पास हो, हमारे पास नहीं है। हो सकता है कुछ कॉल हमारे जो स्मॉल केस में मॉडल पोर्टफोलियो चलता है वहाँ पे भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कहीं आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। हैव ए गुड डे। थैंक यू सो मच सर, आप दोनों का अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।